Hello students, hi everyone, welcome to Learn in Commerce. Today we are going to start another important chapter of your 12th class, that is Cash Flow Statement CFS. आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तीन टाइप की एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, उन तीनों एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशंस वो ही साथ साथ पढ़ेंगे। और साथ में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, ध्यान रखिए, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट with 3 activities. Okay? Hello students, welcome to Learn in Commerce once again. As promised, I am again here with the very important chapter of your course, that is cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपकी थर्ड बुक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी बुक में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही है कि कैश के फ्लो की स्टेटमेंट है। देखो, हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में डेली बेसिस पर बहुत सारा कैश आता है, कैश जाता है। जिन ट्रांजेक्शन से कैश का इनफ्लो होगा वो कैश इनफ्लो होगा, और जिन ट्रांजेक्शन से कैश जाएगा, खर्च होगा, वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो। तो ये इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज की एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है, दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले मीनिंग देखते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो मीन्स चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश या कैश के बराबर की जो भी चीज़ें हैं कैश इक्विवेलेंट्स हैं, एक टाइम पीरियड में जितना भी इनफ्लो होगा जितना भी आउटफ्लो होगा उसकी पूरी स्टेटमेंट तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ऑफ कैश। अब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंजेस आते हैं, जो फ्लोज होते हैं, जो इनफ्लोज हैं, जो आउटफ्लोज हैं, उसको पूरा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज जो हैं, एक हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो सब चीज़ें आती हैं जो रूटीन बेसिस पर होती हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस रूटीन बेसिस पर करता है, डेली बेसिस पर करता है, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। जैसे सेल, परचेज़ जैसी ट्रांजेक्शन्स होंगी। जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसको बेचना, खरीदना, डेली बेसिस पर जो भी काम पैसा आ रहा है, जा रहा है, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। लेकिन अगर कोई भी वो सेल एंड परचेज़ करता है किसी फिक्स्ड एसेट्स की, सेल एंड परचेज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की ट्रीटमेंट जितनी भी होंगी वो हम डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जैसे आइटम्स डालते हैं। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, डिबेंचर्स रिडेम्पशन करना, प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन करना, तो ये सब जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये जाती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और डेली बेसिस पर जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब ये जो हमने वर्ड पढ़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये क्या चीज़ है? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश का मतलब तो हो गया जो भी चीज़, चाहे वो कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो या बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स हों, इनको बोलते हैं कैश। और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो कैश में ईजिली कन्वर्ट हो सकती हैं, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो ईजिली एंड रेडिली कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, तो वो कहलाती हैं कैश इक्विवेलेंट। जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने शॉर्ट टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट्स में आ सकती हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इजीली रेडिली कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब जैसे इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, बहुत ही कम समय के लिए आपने बैंक में डिपॉजिट्स कर रखे हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, मनी मार्केट में फंड्स हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 मंथ्स होती है, ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैच्योरिटीज़ में आती हैं। तो इनको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश तो हो गया कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ओके, अब बात थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं।
पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू एसर्टेन हाउ मच कैश और कैश इक्विवेलेंट हैज़ बीन जनरेटेड, कितना कैश आया कितना कैश गया, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंस एक्टिविटीज़ में कितना कितना कैश जनरेट हुआ या यूज़ हुआ। नंबर 2 हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पता लगाने का एक्चुअल में चेंजेस कितना हुआ है, यानी कि साल के शुरू में कितना कैश था और साल के एंड में कितना कैश है। बस इसमें डिफरेंस या चेंजेस निकालने के लिए हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। फिर डिफरेंस पता लगाते हैं। ये बनाने के बाद हम कुछ डिफरेंस भी निकालते हैं कि डिफरेंस किस वजह से है, कॉजेज़ क्या हैं उस डिफरेंस के। जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमारी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, जो भी कारण हुए हैं डिफरेंसेस के, उसका कारण पता लग जाएगा। उसके अलावा हमें पॉलिसीज़ बनानी है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जैसे डिविडेंड पॉलिसी, फिक्स्ड एसेट्स पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, ये सब अगर पॉलिसी बनानी है तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद ली जाती है। आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आपको अपनी कंपनी की लिक्विडिटी पता लगानी है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता लगाई जा सकती है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही लेते हैं, तो मतलब पहला लिमिटेशन तो होगी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम इसमें लेते ही नहीं हैं। जैसे कि अगर हम शेयर्स या डिबेंचर्स को वेंडर्स को इशू करेंगे, हमने वेंडर्स मतलब जिनसे हमने एसेट्स खरीदे, उन एसेट्स के बदले में उनको शेयर्स या डिबेंचर इशू किए, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते। डेप्रिसिएशन अगर हम लगा रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा पूरे साल का। एक तरीके से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते। इट इज़ अ स्टेटमेंट रिलेटेड विद द पास्ट डाटा। एक लिमिटेशन यह है कि इसमें सिर्फ पास्ट डाटा, हम फ्यूचर के लिए या करंट के लिए कुछ भी इसमें नहीं बना सकते। पिछले साल क्या हुआ उसके बारे में सिर्फ स्टेटमेंट बनाई जाती है। और ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी ज़रिया नहीं है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता लगा जा सकती इस चीज़ से। और इसमें एक्रूअल अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है, जिसमें हम ड्यू बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जा रहा है। यानी कि क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर तो फिर भी ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ये कैश ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते। और साथ साथ ये एक्रूअल कंसेप्ट को भी हम इग्नोर करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये हमारा हो गया मीनिंग, इसके 3 एक्टिविटीज़, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स और उसका लिमिटेशंस। अब हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन प्रैक्टिकल पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये ए पार्ट में है, बी पार्ट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और सी पार्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये मैंने पूरा बना के दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये दोबारा एक बार बना रहा हूँ, आपके सामने बना रहा हूँ, ताकि पता लगे हर एक आइटम क्या क्या कैसे कैसे इंक्लूड करते हैं। देखो, मैं आपके सामने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, उसको एक एक करके ध्यान रखना। ये पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए पार्ट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारी पहली हेडिंग होगी। अब इसके अंदर हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। कंपनी ने पूरे साल में जितना ही प्रॉफिट कमाया वो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ओके, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। नेट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? आपको 2 साल की फिगर्स दे रखी होंगी। मान लो पिछले साल के एंड में 15,000 का प्रॉफिट था और इस साल के एंड में 25,000 का प्रॉफिट है, तो जो चेंज हुआ है 10,000 रुपये का, वो आपका प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर है। इसमें सबसे पहला स्टेप आपको इसमें ऐड करनी है सबसे पहले 3 चीज़ें। मैं आपको 3 चीज़ें याद करा रहा हूँ। आप एक ऐड करोगे जनरल रिजर्व, एक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, और एक प्रपोज्ड डिविडेंड। ये प्रपोज्ड डिविडेंड या डिविडेंड किसी भी नाम से आ सकता है, जैसे कि इंटरिम डिविडेंड हो सकता है या इक्विटी डिविडेंड हो सकता है। ये सब आइटम्स आप सबसे पहले ऐड करोगे, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आती है,
अब एक्स्ट्रा ऑर्डर इनकम में मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में क्या क्या आ सकता है, एक दो एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि इनकम टैक्स का रिफंड, या कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, कोई कंपनसेशन क्लेम या इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट के अंदर ये जनरल रिजर्व, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, एनी टाइप ऑफ डिविडेंड, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, इंटरिम डिविडेंड हो या इक्विटी डिविडेंड हो, ये प्लस करने हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपको माइनस करनी है, जैसे कि इनकम टैक्स रिफंड या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये ब्रैकेट मैंने लगाया है माइनस के साइन के लिए। इन सब को नेट इफेक्ट लेके आप यहाँ पे शो करो। ये आपका दोनों ऐड करने के बाद यहाँ पर हम निकालेंगे आपकी एडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे निकल के आएगा। तो पहला हिस्सा हमारा यहाँ पे पहले खत्म होगा। मैं आपको कुछ पार्ट्स में बता रहा हूँ कैसे समझाना, कैसे आपको समझना है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सबसे पहले आपको जनरल रिजर्व, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड जैसी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के अलग रखी हुई हैं। जब जनरल रिजर्व में अलग से रखा, टैक्स के लिए अलग से प्रोविजन बनाया, डिविडेंड के अलग से प्रपोज डिविडेंड बनाया, अलग से पैसा रखा हुआ है, ये सब ऐड करनी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस करनी है। ये आपका पहला हिस्सा खत्म होगा जिसमें आप निकलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आपको ऐड करने हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इसको बोल सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग वो खर्चे हैं जो रूटीन बेसिस पर कंपनी नहीं करती, और नॉन कैश वो एक्सपेंसेस हैं जो कैश में एक्सपेंसेस होते ही नहीं। इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस में कौन कौन से डिटेल्स आती हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा इसमें डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन, उसके बाद इसमें एक आइटम आती है गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ करेंगे। आपके पास कोई भी जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं गुडविल की तरह, पेटेंट्स राइट ऑफ कर रहे हो। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये राइट ऑफ कर रहे हैं, या डिस्काउंट ऑन इशू, चाहे वो शेयर्स का हो या डिबेंचर्स का हो, डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू। तो डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू रिटर्न ऑफ, ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो, अब जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक्सपेंस हम डालते हैं, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन की वजह से क्या कंपनी कोई कैश पे कर रही है? नहीं, इसलिए ऐसे खर्चे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। ऐसी एक है लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब कंपनी ने 10,000 की चीज़ 8,000 में बेची को फिक्स्ड एसेट्स की, तो 2,000 का लॉस हुआ। क्या वो 2,000 में कंपनी के हाथ से कोई कैश गया है? नहीं, कोई कैश नहीं गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक और आइटम आती है डिबेंचर पे इंटरेस्ट। डिबेंचर का इंटरेस्ट, और साथ ही साथ इसमें एक प्रीमियम आ सकता है ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये कुछ आइटम्स हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंसेस जो आपको इसमें ऐड करनी है। लेस, इसी में आपको एक लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे आ सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर वही चीज़ आपने 10,000 की चीज़ 12,000 में बेचोगे तो कुछ प्रॉफिट भी होगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। या आपको नॉन ऑपरेटिंग मतलब रूटीन बेसिस पर नहीं, कभी कभार आपको कोई डिविडेंड मिलता है, या कमीशन मिलता है फर्म को, या इंटरेस्ट मिलता है, तो ये ऐसे आइटम्स हैं जो कंपनी रूटीन बेसिस पर नहीं कमाती। तो क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियल कंपनी हो तो उनके लिए मेन इनकम बन सकती है, तो वो ऑपरेटिंग इनकम बनती है। पर अगर वो फाइनेंशियल फर्म नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उनके लिए ये सारे आइटम नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आती है। तो हम ये जो बना रहे हैं नॉर्मली उस बेस से बना रहे हैं कि जो नॉन फाइनेंस कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म्स हैं। अब ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने ऐड करने हैं, ओके, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये आपको माइनस करनी है। इन सब का प्लस माइनस का नेट इफेक्ट लेके आप यहाँ शो करोगे और ऊपर वाले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर इसमें ऐड कर दोगे। ये ऐड करके आपका जो निकलेगा वो कहलाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, ये हमारा जो निकल के आएगा ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये आपकी हेडिंग निकल के आएगी उन सबको ऐड करने के बाद। ओके, अब वो हो गया सेकंड हिस्सा खत्म। यानी फर्स्ट हिस्से में तो आपने ये जनरल रिजर्व टैक्सेशन डिविडेंड वाली ट्रीटमेंट करी, और सेकंड हिस्से में आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। थर्ड पार्ट में, इसी के थर्ड पार्ट में हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट करेंगे। वर्किंग कैपिटल ट्रीटमेंट के लिए भी आपको कुछ आइटम्स ऐड करनी है, कुछ आइटम लेस करनी है। जैसे कि अगर कभी भी करंट एसेट्स अगर आपके कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपने ऐड करना है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपने ऐड करनी है। और लेस के अंदर हम डालेंगे जितने भी इंक्रीज हो रहे होंगे करंट एसेट्स में वो, और जो डिक्रीज हो रही होंगी करंट लायबिलिटी। मीन्स करंट एसेट्स अगर कम हो रहे हैं तो ऐड करना है, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो आपने माइनस करना है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड करनी है, और डिक्रीज हो रही है तो लेस करनी है। यानी करंट लायबिलिटी को डायरेक्ट चलाना है, बढ़ने पर ऐड करना है और कम होने पर माइनस करना है। जबकि करंट एसेट रिवर्स चलाने हैं, कम होने पर ऐड करना है और बढ़ाने पर कम करना है। इसका एग्जांपल सोचो, मान लो स्टॉक है, स्टॉक आपका बढ़ गया। जब स्टॉक बढ़ गया तो फर्म ने क्या किया होगा, स्टॉक बढ़ने मतलब कंपनी ने कैश में खरीदा है। जब कैश में खरीदा है, स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक बढ़ने का मतलब है कि कैश गया मतलब कि आपका कैश फ्लो कम हो गया, ये कैश आउटफ्लो है। तो जो आउटफ्लो के आइटम है लेस कर रहे हैं, और जो इनफ्लो के आइटम यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अगर हम क्राइटर्स की पेमेंट कर देते हैं, क्राइटर्स की पेमेंट मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्राइटर्स की पेमेंट हुई, लायबिलिटी कम हुई, लेकिन साथ ही साथ कैश कम हुआ, इसलिए इसको लेस में करेंगे। तो याद रखने का तरीका ये है कि करंट लायबिलिटी आपने डायरेक्ट चलानी है, इंक्रीज़ होने पर ऐड करनी है और डिक्रीज़ होने पर माइनस करनी है। यहाँ पर आप प्लस करोगे और यह माइनस वाली आपने माइनस करनी है। तो जो करंट लायबिलिटी डायरेक्ट चलानी है और करंट एसेट्स आपके रिवर्स चलेंगे। करंट एसेट्स कम होंगे तो ऐड करने हैं और बढ़ रहे होंगे तो माइनस करने हैं। इन सब का भी नेट इफेक्ट लेके आप यहाँ शो करोगे, और फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में आप ये सब नेट इफेक्ट लाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट में अपने माइनस करना है इसमें इनकम टैक्स पेड। अगर इनकम टैक्स पेड जैसे यहाँ माइनस कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड मिलता है तो वो ऐड कर देंगे।
ऐड कर देंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो हमने ऊपर माइनस की थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यानी वही इनकम टैक्स रिफंड या जो क्लेम आपको मिला था, तो यहाँ पर वो चीज़ें ऐड करनी है। तो हमने जब सबसे ऊपर वाले हिस्से में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस की थी, इनकम टैक्स रिफंड और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये चीज़ें यहीं आकर यहाँ आपको दोबारा से यहाँ दिखानी है और ऐड भी करनी है, इनकम टैक्स रिफंड और क्लेम रिसीव्ड। तो इनकम टैक्स पेड माइनस करना है और इनकम टैक्स रिफंड ऐड करना है। ये सब आपका इनकम टैक्स पेड माइनस होगा और ये इनकम आपकी प्लस हो जाएगी। तो नेट आपका अब जो आंसर निकल के आएगा, ये पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। अगर ये आंसर आपका माइनस में आ जाता है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ये पॉजिटिव में आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आपका ए पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैं आपको इसमें दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ। हम जब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो पूरे फॉर्मेट को आप 3 हिस्सों में पहले डिवाइड करो। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो, और नेट प्रॉफिट में वो जो आपने प्रोविजंस बना रखे हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व का हो, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हो, या प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड का हो, ये सब ऐड करने हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस करनी है, इनकम टैक्स रिफंड और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये पहले हिस्से में ये प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, तो आपका निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेकंड हिस्से में हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे। ऊपर वाले पार्ट में भी कुछ ऐड लेस था, यहाँ पर भी ऐड लेस है, मतलब कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें माइनस करनी है। सेकंड हिस्से में भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, पेटेंट राइट ऑफ कर रहे हैं या डिस्काउंट राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, डिबेंचर का इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडेम्पशन का प्रीमियम है, ये सब ऐड करनी है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि जो रूटीन बेसिस पर आपको इनकम नहीं मिलती, वैसे कभी कभार मिलती है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब आपकी इनकम जो है वो माइनस करनी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम नेट इफेक्ट लेके ऊपर वाले हिस्से में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे तो निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसके बाद थर्ड हिस्से में फिर आपने वर्किंग कैपिटल ट्रीटमेंट करनी है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की। इसके लिए क्या बताया था कि करंट एसेट्स रिवर्स चलाने हैं, कम होने पर ऐड करने हैं और बढ़ने पर माइनस करने हैं। बढ़ने कम होने का मतलब 2 साल की फिगर्स दे रखी होंगी, और करंट लायबिलिटी डायरेक्ट चलानी है, बढ़ने पर ऐड करनी है और कम होने पर माइनस करनी है। इनकम नेट इफेक्ट लेके इसमें ऐड कर देंगे तो आपका निकलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और लास्ट हिस्से में इनकम टैक्स पेड जो भी आपने पे किया होगा पूरे साल में माइनस कर दो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कोई होगी तो ऐड कर दो। इससे आपका जो आंसर आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो हमारा है वो है इन्वेस्टिंग का, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर आपको सिर्फ एसेट्स की रिलेटेड आइटम्स ट्रीट करनी है, फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड। जैसे अगर आप कोई सेल करते हो मशीन बिल्डिंग वगैरह की, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म की होंगी, शॉर्ट टर्म की नहीं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स कुछ करोगे तो वो ऐड होगा। और अगर आप परचेज करते हो को फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स जिससे आपका कैश जाएगा, वो आप माइनस करोगे। अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है वो भी इसमें आप ऐड कर दोगे। ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपका ये पार्ट यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका बी पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इतना हिस्सा है जिसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स की सेल परचेज दिखानी है और डिविडेंड रिसीव दिखाना है। और भी कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी तो वो भी इसमें आ जाएंगी, जिसमें कैश आ रहा है तो प्लस और जा रहा है तो माइनस। ये हो गया इन्वेस्टिंग का पार्ट। जो तीसरा पार्ट है वो है फाइनेंसिंग का, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपको फाइनेंस से रिलेटेड यानी शेयर डिबेंचर्स वगैरह, तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करो, आप इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करो, या इशू ऑफ डिबेंचर्स करो, इन सब से कंपनी के पास कैश आएगा पॉजिटिव। उसके बाद अगर आप रिडेम्पशन करते हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये आपके माइनस में आ जाएंगी। शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट के बाद लोन, अगर आप लोन लेते हो, जिसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ लोन, टेकिंग ऑफ लोन, लोन लिया है तो वो प्लस में आ जाएगा, और लोन वापस कर दिया है उसको बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, वापस कर दिया तो वो लोन की रिपेमेंट आप यहाँ माइनस में दिखा दोगे। इसके अलावा कोई भी डिविडेंड हो, जैसे इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं या इक्विटी डिविडेंड पे कर रहे हैं या प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं या डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की आइटम्स हैं, और ये सारी आइटम आपकी यहाँ माइनस में आएंगी। उसके बाद इन सब का नेट इफेक्ट लेके आप यहाँ पर आंसर दिखा दोगे, जो बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपका होगा सी पार्ट। अब आपका, जैसे मैंने बताया, आपका पहले ऑपरेटिंग का आंसर आएगा ए पार्ट, उसी के नीचे आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट आएगा बी पार्ट, ठीक है, और सी पार्ट में आपका फाइनेंसिंग का आंसर आएगा। इन तीनों एक्टिविटीज़ के ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करके आप इसमें एक आंसर निकालोगे, जो है नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो नेट इंक्रीज, और नेगेटिव में आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो इक्विवेलेंट्स जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या क्या आता है। और इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका जो आंसर आएगा उसमें जब ऐड कर दोगे तो आपका ये फाइनल आंसर जो आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन इन्वेस्टिंग के अंदर एसेट्स की परचेज सेल, और फाइनेंसिंग में शेयर, डिबेंचर, लोन, डिविडेंड वगैरह की ट्रांजैक्शंस करने के बाद, तीनों के एक्टिविटीज़ के आंसर्स निकालने के बाद आपका अगर पॉजिटिव आंसर आता है यहाँ पर तीनों का, तो वो नेट इंक्रीज़ आ जाएगा, अदरवाइज वो नेट डिक्रीज़ आ जाएगा नेगेटिव में। ओपनिंग बैलेंस, इसमें जो अब तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमने कहीं ट्रीट नहीं किया, उसको ऐड कर देंगे इसी के आंसर में, चेंज के अंदर, नेट इंक्रीज़ के अंदर, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका निकल के आएगा, जो आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी उससे वेरीफाई कर जाएगा। ओके, ये मैंने बनाया, और ये आपको मैंने पूरा एक बना के भी दिया हुआ है कि पहले कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालना है, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की लास्ट में ट्रीटमेंट। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इसका पूरा फॉर्मेट देखा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई। और अगली क्लास में मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट्स और साथ में कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। टिल देन, स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन।